नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक महान हस्ती हैं जिन्होंने योग साधना की है और योग साधना के साथ साथ उन्होंने पहले सैनिक में काम किया, फिर कई तरह की भविष्यवाणियां भी की, जो भविष्यवाणियां सफल भी हुई और कई दौर ऐसे भी आए कि जिनको भविष्यवाणियों के चलते जेल में रहना पड़ा और जेल में बहुत सारे आध्यात्म की बातें इन्होंने सीखी और अंत में आके शून्य पर इन्होंने अपने आप को केंद्र किया। शून्य क्या मतलब? यानी आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र पे इन्होंने अपने को फोकस किया और आज उसी शक्ति के कारण आज जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ब्रह्म ऋषि रामानंद सरस्वती श्री राम अवतार जी की। राम अवतार जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके घर पे हैं, उनसे कुछ पहले की बातें गुफ्तगू होगी। तो चलते हैं राम अवतार जी के पास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शास्त्री जी, आप ये बताएं कि आपकी जो बचपन शुरू हुई वो सेना में आप गए और वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी आपकी। हाँ, मेरी जिंदगी की शुरुआत बचपन में सेना से ही हुई है। मैं सेना में रहा हूँ और मैंने 1971 की लड़ाई में, बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया था जी। जहाँ मैं जख्मी हो गया बुरी तरीके से, मेरी कमर क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद मेडिकल बोर्ड करके मुझे सेना से निवृत्त कर दिया गया। क्या गोली लगी थी या कैसे, कोई एक्सीडेंट? मैं वहाँ जो गड्ढे खुदे हुए थे ना जी युद्ध में, तो उसमें गिर गया था। बंकर में गिर गए थे? बंकर में गिर गया था, वहाँ मेरी कमर क्षतिग्रस्त हो गई थी। जी जी। उसके बाद मेरा इलाज हुआ काफ़ी। जब देखा गवर्नमेंट ने नहीं ठीक हो सकते, तो जब सेना के योग्य नहीं रहा तो उन्होंने मेडिकल बोर्ड मेरा कर दिया। यानी कि मेडिकल अनफिट के बाद आप अपने घर आ गए? घर आ गया फिर मैं। अच्छा, घर आने के बाद फिर आध्यात्म में कैसे फिर रुचि? मेरी माँ ने मुझे गुरु कराए। उस समय जो सन्यासी थे उनका नाम था, नैमिषारण क्षेत्र सीतापुर के सन्यासी थे, उनका नाम था स्वामी नारदानंद सरस्वती जी जी। का मैं शिष्य हूँ। तो किस तरह से आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ी? वैसे उनके संसर्ग में रह करके गुरु जी के ज्ञान मैंने वहीं प्राप्त किया है। जी जी। आध्यात्मिक शक्तियाँ वहीं मुझे प्राप्त हुई हैं। फिर मैं भ्रमण करने लगा। उसके बाद मैं भ्रमण करते करते फिर दिल्ली पहुंच गया, वो भी केसीनाथ त्रिपाठी की वजह से, जो आपके बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं, भाजपा के जी जी। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। क्योंकि मेरी राजनीतिक दुश्मनी भी हो गई थी खुर्शीद आलम खां से के साथ में। तो केसरीनाथ त्रिपाठी के संग आप रहते हुए आप पॉलिटिक्स में आए और वहां आपकी लोगों से केसीनाथ मतभेद हुआ? त्रिपाठी के साथ नहीं, केसीनाथ त्रिपाठी से मेरे संबंध बन गए थे अचानक। जी जी। वो पॉलिटिकल व्यवस्था के कारण खुर्शीद आलम खान के साथ में, जो मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, जी तो उन्होंने पिटीशन तैयार की थी और मैं मात्र 500 वोटों से पराजित हुआ था। कहाँ से चुनाव लड़ा था? फर्रुखाबाद क्षेत्र से। किसका, एमएलए का था? एमपी का क्षेत्र था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हाँ, बहुगुणा जी ने टिकट दी थी मुझे। आपके विरोधी कौन थे उस समय? खुर्शीद आलम खान। अच्छा, खुर्शीद आलम के खान दिया, लेकिन बाद में खुर्शीद आलम ने अपनी सीटें निकाल ली थी। वैसे वो 500 वोटों की हेरा फेरी थी। उसमें डॉक्टर नसीम जैदी शामिल थे, जो लास्ट में यहाँ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं दिल्ली में। पूरा षड्यंत्र था। तो जैसे माना जाता है कि आपने 500 वोटों से अपनी राजनीतिक कैरियर को तिलांजलि दे दी। हाँ, फिर वो अगर मैं हुआ और मुझे कई मुकदमों में फंसाया गया षड्यंत्र करके। कई मुझ पर रेप केस भी लगाए गए हैं। वो सारे केसेस में जीत गया। रेप केस कहाँ से, कौन सा केस था जो रेप केस लगाए गए? मैं गोवा से लौटा था, तो रात में लौटा था। मैं तो अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं। मुझे रात में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? हाँ, गोवा पुलिस नहीं अरेस्ट किया है जी। कोई मेरे साथ थी लड़की नहीं, मैं तो कोई शौक नहीं रखता लड़कियों का। जी जी। तो नहीं, ये केस कहाँ दर्ज हुआ था? ये केस, ये तो फर्रुखाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था। और केस उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कानपुर था। अच्छा। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसा मामला था? ऐसा कुछ मुझे वो लड़की नहीं कोई मिली है केस में, और आई नहीं, कोई विटनेस ही नहीं आया मेरे खिलाफ कभी भी। जी जी। कोई होता तो आता ना। नहीं तो हवा में तो जेवर नहीं भरी जाती ना, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ सुराग होगा। फर्जी कोई ऐसी लड़की लगाई थी, लेकिन कोर्ट में नहीं आई वो। केसीनाथ त्रिपाठी ने भी हाई कोर्ट में मेरे जज साहब से कहा कि भाई कोई है नहीं उस केस में, तो इनको क्यों रखा गया जेल में। एफआईआर में क्या लिखा गया था? एफआईआर में तो यही कहा गया कि इन्होंने रेप किया, वो लड़की इनके साथ थी, हमने इनके साथ बरामद किए।
लेकिन सर हाँ बरामद की। जब गोवा में जाके इंक्वायरी हुई है तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी हमारे साथ। आप पहले आर्मी में रहे, आर्मी के बाद फिर आप अनफिट हुए, अनफिट के बाद फिर आप जब अपनी राजनीतिक जिंदगी से सिविल लाइफ में आए तो आपके ऊपर रेप का चार्ज हो गया, जो बेबुनियाद पाया गया। इसके बाद आप उस समय मैं उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट, जब मुझ पर रेप लगाया गया, नहीं उस समय नहीं था मैं वाइस प्रेसिडेंट, बाद में था। जी जी। हाँ, रेप केस लगा कर मुझे बंद कर दिया गया था, कानपुर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था जेल में। कितने समय तक रहे आप? कई महीने रहा वहाँ पर। अच्छा, तो इसके बाद आपने अध्यात्म की ओर आप गए और वहाँ से आपने अपनी आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत की। क्या रहा आध्यात्मिक जिंदगी में? आध्यात्म में तो शांति ही चाहिए मनुष्य को, क्या चाहिए? आध्यात्मिक जिंदगी में शांति चाहिए। शांति में एक समय ऐसा आया कि आप कुछ भविष्यवाणियां भी करना शुरू कर दिया आपने। हाँ, भविष्यवाणी भी करता। तो भविष्यवाणी आपने इंदिरा गांधी की कर दी कि इंदिरा गांधी 31 तारीख को 31 अक्टूबर आपने कहा था, 31 अक्टूबर को मारी जाएंगी या हत्या हो जाएगी। 31 दिसंबर कहा था, 31 दिसंबर का। जी जी। क्या थी वो कहानी, किस तरह से आपने किया था और कैसे आपको अरेस्ट? मैंने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। जी जी। तो वहाँ छपी थी ये बात और उसके जस्ट दूसरे दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा, फिर कितने दिन आप जेल में रहे? कह नहीं सकता हूँ कितने समय रहा हूँ, 2-3 महीने तो आए हूँ मैं। 2-3 महीने जेल में रहे, फिर आपको जमानत मिल गई? हाँ, जमानत मिल नहीं गई, बहुगुणा जी की कोशिश से मैं बाहर निकला। जमानत मिलने के बाद फिर आप रुद्राक्ष धारण किए, इसके बाद ये आपने चोला फिर कब से आपने पहन लिया? फिर ये तो बाद में पहना है मैंने। कब से ये? ऐसी साधना तो मैं करता ही था उस समय भी, जब मैं बहुगुणा जी के साथ था तब भी मैं साधना करता था। अन्न वगैरह कम खाता था, कभी खाता था कभी नहीं खाता था, लेकिन दौड़ तो चलता ही रहा मेरा। अब तो मैं कई सालों से अन्न नहीं खाता हूँ। अन्न आपने बिल्कुल छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया। कैसे जिंदगी कैसे चलती है? आराम से चलती है। अभी मैंने फल खाया था सुबह, तो दूध पिया है, नहीं तो दूध तो मुझे नुकसान ही करता है, तो वैसे दही ले लेता हूँ। जी जी। और ना भी कुछ मिले तब भी रह सकता हूँ वैसे ही। तो आपका कहना ये है कि अगर कोई रोग मुक्त रहना चाहता है तो अपनी डाइट को कम से कम करे, कंट्रोल करे अपनी डाइट कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब अगर बिल्कुल फलाहार पे चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की डेट में मुझे कोई बीमारी नहीं है, जबकि मुझे डायबिटीज भी थी और मैं पैरालिसिस पेशेंट भी रहा हूँ। 2007 में 2006-7 में मेरे को पैरालिसिस अटैक भी पड़ा, मैं उसमें भी ठीक हो गया। ऐसा कोई रोग नहीं जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। आज्ञा चक्र के माध्यम से आप बताते हैं कि आप कहीं भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे? हाँ, कहीं भी पहुँच जाता हूँ। तो अंतरक्रिया में, अंतरक्रिया का मतलब वो जो आप शून्य में जाते हैं और शून्य का आज्ञा चक्र का वास यहाँ पे होता है और यहाँ से आप बिल्कुल शून्य में जाते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि शून्य में जाने के बाद हम क्या करें, जब शून्य की स्थिति बनती है तो हम शून्य में जाके क्या करें? तो आपका अनुभव क्या है? अगर आप शून्य में जाते हैं तो क्या वहाँ पर देखते हैं और किस तरह से उसका? जहाँ पहुँच जाता है वहाँ का दृश्य मुझे दिखाई देने लगता है। मैंने अपने पूर्व जन्मों को भी देखा है, मोदी को भी देखा है, योगी को भी देखा है। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी है, वो भगवान कृष्ण का पुत्र है, शाम जामवंती का पुत्र। जी। क्या उनकी आगे आप क्या देख रहे हैं भविष्य में? आगे भविष्य में जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा। क्या अच्छा मतलब क्या? अच्छा क्या है कि मोदी और योगी के माध्यम से शांति की स्थापना होगी भारत में। योगी और मोदी के माध्यम से शांति की स्थापना होगी। आप मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि लोकसभा चुनाव ना होकर के राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होगा। अच्छा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, आगे चल के। हाँ बाबा जी, अभी जैसे मैं अभी घर पे था और आपका सुबह सुबह फ़ोन आया तो आपने ये कहा कि आप क्या शायद गुलाबी रंग के कोई कपड़े पहने हैं। हाँ। तो आपकी ये जो दृष्टि थी, वास्तव में मैं पहना हुआ था, मैं तौलिया लपेटा हुआ था उस समय भी, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपको कैसे दिखाई दे रही? मैं आज्ञा चक्र के माध्यम से सब कुछ जान लेता हूँ। स्वामी जी, कई लोग सवाल पूछते रहते हैं कि आज्ञा चक्र पे जाने के बाद अगर हम शून्य में पहुंचने लगे
तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसको साधें, या जाने की प्रक्रिया आप बताएंगे कि आप किस तरह से इसको अपने बस में किया, लोग कैसे इसको अपने बस में करें? ऐसा है कि सुखदेव जी भ्रमण नारद जी की तलाश में निकले। नारद जी उन्हें मिले तो नारद जी से कहा कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि आप, सुखदेव जी से कहा कि आप राजा जनक के पास जाइए। तो राजा जनक के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप अभी बच्चे हैं, अभी आप जीवन को भोगने के बाद में गृहस्थ धर्म का पालन करें, भोगने के बाद मेरे पास आएँ तो मैं आपको वो ज्ञान दूंगा। तो वो ज्ञान है क्या? वो बड़ा अनमोल है। हमारी सांसों में वो साधना चल रही है ऑटोमेटिकली, पूरे ब्रह्मांड में वो मंत्र संचालित हो रहा है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हम जो है आंखें बंद करके जब हम अपनी सांसों पर केंद्रित होते हैं तो सांस में चल रहा है सो हम, और बीच में जो सो हम के बीच में जो एक सिंबल है वो यस टाइप का है, इस तरीके से घुमा हुआ। तो सो हम, जब हम सांस लेते हैं तो सो, और जब बाहर छोड़ते हैं तो हम। जब ये क्रिया ही आज्ञा चक्र का मूल मंत्र है, यही राजा जनक ने बताया था। सो हम अगर आज्ञा चक्र में जाके अगर ध्यान दें, हाँ, और ध्यान देने के बाद अगर ये चीज़ें हमें आने लगे कि आज्ञा चक्र में बिल्कुल हम शून्य पे पहुंच गए, आज्ञा चक्र आपको जागृत हो जाएगा, आप सब कुछ देख सकते हैं यहीं बैठे बैठे। तो फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कहीं दूर जाके, यानी कि जिस पे हमारी नज़र जाएगी कि अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है, हाँ, पता चल जाएगा आपको। उसको देखने की कोशिश करें तो पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा आपको। तो एक साधारण आदमी के लिए क्रिया क्या होगा इसमें शुरू करने के लिए? गुरु क्रिया है इसमें, गुरु साधना। गुरु की शरण में जाकर के तो वो रास्ता बताएगा। ये तो मैंने आपको सूक्ष्म बता दिया कि आप अपनी सांस को लेंगे, सांस में आप देखेंगे अभी आपकी सांस में चल रहा है सोहम। तो अगर जो साधक हैं उनको पहले गुरु के शरण में जाना चाहिए, वही फिर बताएंगे कि आपको कैसे आज्ञा चक्र को हमें एक्टिवेट करना है। नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। उसका समय सीमा भी है, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। बस शुरू के दौर में 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं करना है। कि कहाँ क्या है, कैसे है। हाँ, कहाँ कौन है, क्या है। अभी जो हमारे देश में एक जो बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, जैसे ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये चला रहा है और एक कट्टर वर्ग है और दूसरा एक सहिष्णु वर्ग है। तो ये जो चीज़ें चल रही है ये कब तक जारी रहेंगी? क्या आप इस पर भविष्यवाणी करना चाहेंगे? ये भी चलती रहेंगी। 24 के बाद ही सब शांति होगी। 24 कब तक? अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2024 के बाद सब शांति हो जाएगी। सब शांति हो जाएगी। तो फिर उसमें चुनाव भी हैं, 2024 में चुनाव भी हैं, तो उसके परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? अगर मेरी तो सोच ये है कि राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत मोदी ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन 2024 में तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। वो चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा। चुनाव ही नहीं होगा। प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि वो सीधा राष्ट्रपति प्रणाली पर आ जाएंगे। ऐसा आपका मानना है? ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राम अवतार शास्त्री जी, जिन्होंने भविष्यवाणी अभी से कर दी है कि 2024 के चुनाव जो मोदी के नेतृत्व में होने वाला है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ना होकर ये सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और 2024 अक्टूबर के बाद देश की स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और भारत एक सशक्त राष्ट्र बन के निकलेगा, जिसमें सबका ख्याल रखा जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर किसी से साक्षात्कार लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।